वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक कोरियन मूवी होने वाली है जिसका नाम है फ्लू, जिसमें एक जानलेवा वायरस पूरे नॉर्थ कोरिया में फैल जाता है। इस मूवी में हमें हमारे देश से कुछ मिलते जुलते हालात दिखाए गए हैं, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले कोरोना सेकेंड वेव के टाइम देखा था। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिपिंग कंटेनर दिखाया जाता है जो कि हांगकांग से साउथ कोरिया के शहर में बुटांग शहर में लाया गया है। इस कंटेनर को खोलते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब उस कंटेनर में एक भी आदमी जिंदा नहीं था और सारे लोग मारे गए थे। इन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर गए। लेकिन तभी वहाँ पर एक सर्वाइवर इन्हें मिलता है जो कि उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और ये लोग उसे काफ़ी मारने लगते हैं। उसका साथी बोलता है कि इसे मार देते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा साथी होता है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। वो उस सर्वाइवर को ट्रक के पीछे बैठा लेता है और उसकी मदद करने के लिए शहर की तरफ मोड़ देता है। कि अपनी ट्रक को एक ग्रोसरी शॉप पे रोकता है और ट्रक का कुछ सामान लेने जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो सर्वाइवर ट्रक से उतरकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पर उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी है, उसे खांसियाँ आने चालू हो गई है और यहाँ देखने से उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक वायरस ने जकड़ लिया है और अब वो वायरस लोगों में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और इसके बाद हमें एक हादसे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत कार में फंसी हुई है। इसका नाम होता है डॉक्टर किम और इनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है और इन्हें बचाने के लिए एक फायर फाइटर आता है जिसका नाम होता है जीगू। वो डॉक्टर किम को काफ़ी होशियारी से वहाँ से निकाल लेता है और ऊपर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जीगू को डॉक्टर किम से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, लेकिन किम को शायद वो पसंद नहीं होता है, इसलिए वो एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन किम जीगू को कॉल करके उसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर उसका हादसा हुआ था और उससे कहती है कि मेरा बैग नीचे रह गया है, उसे लेकर आओ। दोस्तों, जीगू उसकी बात को कैसे टाल सकता था। वो अपने एक और साथी की मदद से नीचे जाता है और उसका बैग लेके ऊपर आता है। वो बैग लेकर ऊपर आता है तो उसके बैग में उसका फ़ोन रिंग होता है और ये कॉल दोस्तों किम की बेटी का होता है जिसका नाम होता है मीरू। अब किम वहाँ से चली जाती है और जीगू के पास डॉक्टर किम का कुछ आता पता नहीं होता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मीरू की स्कूल जाएगा और उसे किम के बैग को वापस दे देगा। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि किम की शादी हो रखी है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे काफ़ी पहले उसे छोड़ दिया था। इसके बाद जीगू मीरू के स्कूल पहुँचता है और मीरू काफ़ी होशियार होती है। वो पहले तो जीगू से बात नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैग ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीगू कार से घर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके साइड में खड़ी एक बस में एक आदमी काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, वो खांस रहा होता है। इसका मतलब दोस्तों ये वायरस धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तब मीरू को देखते हैं जो कि घर पर होती है और वहीं किम भी आती है। मीरू के हाथ में अपना बैग देखकर वो काफ़ी खुश होती है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। मीरू बताती है कि ये जीगू नाम के एक अंकल ने उसे दिया है और यहाँ पर किम काफ़ी खुश होती है। वो जीगू को मन ही मन में थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेल कर उसके बैग को वापस किया था। यहाँ पर किम और उसकी बेटी थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किम को यहाँ पर हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी इमरजेंसी है, एक बहुत ही अजीब सा केस आया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। अब किम अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और उन्हें बोलती है कि आप घर चले जाओ मीरू के पास, वो अकेली है। जब किम हॉस्पिटल पहुंचती है तो हर तरफ भगदड़ मची होती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि जू होता है जो कि की का भाई था। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी पे रेड रैशेस आ चुके हैं और उसके पास एक फ़ोन मिलता है। जब डॉक्टर उसे ओपन करते हैं तो उसमें एक कंटेनर में मरे हुए लोगों की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और किम बाहर आती हैं और उसके भाई से पूछती हैं कि ये वीडियो तुमने कहाँ बनाई है, ये कंटेनर तुम्हें कहाँ मिला है। अब किम उसकी बात नहीं मानता और अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। वो अपने भाई को देखना चाहता था तो वो सभी से लड़ाई करने लगता है और गुस्से में अपने भाई के पास जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जू की मौत हो चुकी है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने भाई को छूने लगता है और उसे हटाने के लिए वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर होते हैं। वो उन्हें भी छूने लगता है जिससे कि ये वायरस और फैल जाता है, लेकिन किसी तरह से ये लोग उसे कंट्रोल में ले लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मीरू को वो सर्वाइवर मिलता है जो कि उस कंटेनर में अकेले बचा हुआ था। इस बच्चे का नाम होता है मोनसाई। मीरू उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है और मोनसाई उससे बार बार बोल रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन मीरू उसके पास जा रही थी और अपना नाम बार बार उसे बता रही थी। तभी यहाँ पर दोस्तों मोनसाई काफ़ी खांसने लगता है और उल्टी करने लगता है। तो मीरू के आसपास कोई नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से अपने जीगू अंकल को फ़ोन करती है और उन्हें बुलाती है। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि मोनसाई वहाँ से जा चुका होता है। हमें बहुत ही बुरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हज़ारों लोग खांसने लगते हैं
और एक एक करके सब में ये अनजान वायरस फैलना चालू हो जाता है। फिर डॉक्टर्स और पुलिस की टीम उस कंटेनर को ढूंढ लेती है और वो उसे खोलती है। उसमें सारे लोगों की लाश रहती है और वो उस एरिया को सैनिटाइज करती है और उस कंटेनर को जला देती है ताकि ये वायरस यहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वायरस अब पूरे साउथ कोरिया में फैल चुका था और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीरू अभी भी जोंग के साथ होती है। जोंग उसे उसकी मम्मी का नंबर मांगता है ताकि वो उसे लेने आ जाए, लेकिन मीरू उसे बोलती है कि जब मेरी मम्मी बिजी होती हैं तब मैं उन्हें कॉल नहीं करती। इसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं और कुछ खाने पीने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मीरू को नींद आने लगती है तो वहीं सो जाती है। जोंग उसे गाड़ी में उठाकर बाहर आता है और वो देखता है कि मॉल में अलग तरह की भगदड़ मची हुई है। हर तरफ लोग खास रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और तभी जोंग की नज़र एक लेडी पे पड़ती है जो कि सीढ़ियों पे होती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी जोंग मीरू को वहीं छोड़कर उस लेडी को बचाने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की टीम उस कंटेनर की पिक और जू की फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखती हैं। तभी उन्हें मोनसाई दिखता है। डॉक्टर्स सबको मोनसाई की फ़ोटो दे देते हैं और बोलती हैं कि हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये वायरस काफ़ी जानलेवा है और इसका नाम है H5N1। ये वायरस जिसमें 24 से 36 घंटे में लोगों की मौत हो जाती है और इसका पहला केस चाइना में आया था। डॉक्टर किम जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ के चीफ डॉक्टर सभी अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के लोगों को बुलाते हैं और इस वायरस के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि अगर हमने इसे नहीं रोका ये तो पूरे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में फैल जाएगा। लेकिन पॉलिटिशियन उनकी बात नहीं मानते। ये सब उन्हें मजाक लगता है। वो नहीं चाहते थे कि शहर को बंद किया जाए। लेकिन तभी वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पर दोस्तों इस वायरस की वजह से शहर तबाह होना चालू हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप में धमाका होता है और उसके बाद सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराना चालू कर देती हैं। सारे लोग गाड़ियों से बाहर आकर बेहोश होने लगते हैं और ये देखकर गवर्नमेंट के लोग फैसला करते हैं कि वो इस शहर को इवैक्यूएट कर देंगे और वो सबको इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह ले जाएंगे। वो सारे लोग एयर लिफ्ट करना चालू कर देते हैं और उसमें डॉक्टर किम भी होती हैं। फिर धीरे धीरे सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन किम अभी भी वहीं होती है। वो अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती थी। यहाँ पर एक लास्ट फ्लाइट बची होती है तो वो अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन जीगू उठाता है तो उसे मॉल की हालात बताता है। वो बोलता है कि यहाँ पे सारे लोग उल्टियाँ कर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। किम यूँ सुन के मॉल की तरफ भागती है। जब वो मॉल पहुँचती है तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग खाने के पीछे सामान के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब आफत आने वाली है। और यहाँ पर पहले किम को तो मीरू नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाती है और फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और सबको अंदर रहने को कहती है। किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है और मॉल को शटर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ को लॉक किया जा रहा था ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ना जा सके। लेकिन कुछ लोग भागते हुए उस शटर से बाहर आ जाते हैं और उसमें ये तीनों भी होते हैं। अब बाहर आने के बाद किम जोंग से बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लास्ट फ्लाइट बची हुई है। लेकिन जोंग मना करता है और कहता है कि मेरा काम है लोगों को बचाना और अपना काम छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जोंग अपने साथी को बुलाता है और ये दोनों शटर में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ एक तरफ किम और मीरू कार से एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। वो दोनों चेकिंग करवाते हैं, लेकिन दोस्तों तभी मीरू खास देती है और उसे एयरपोर्ट स्टाफ वाले देख लेते हैं। वो किम से बोलते हैं कि ये यहाँ से नहीं जा सकती। किम उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि इसे एक नॉर्मल कोल्ड है और ये रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं मानते हैं। वो किम और मीरू को वहीं रोक लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वायरस H5N1 है, जो कि बर्ड को पहले हुआ था, लेकिन उसे कॉन्टैक्ट आने से अब इंसानों में भी ये वायरस फैल चुका है। अब पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है और जो जहाँ पर है वहीं पर फंस जाता है, जैसे कि हमने इंडिया के हालात देखे थे। अब दोस्तों प्रेसिडेंट टीवी के ज़रिए सभी लोग को बताते हैं कि वो बहुत शर्मिंदा हैं कि वो बहुत सारे लोगों की जान नहीं बचा पाए, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे बाकियों की जान बचाने में। और इसके बाद हम साउथ कोरिया के मेयर और प्रेसिडेंट की एक मीटिंग करते हुए देखते हैं जिसमें सीनियर डॉक्टर भी होते हैं। तो मेयर उनको एक सुझाव देते हैं कि हमें इस शहर के लोगों को एक बड़े से कैंप बना के उसमें रखना चाहिए। लेकिन सीनियर डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो जिन लोगों को वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर सारे लोग एक साथ रहेंगे तो उनको भी वायरस लग जाएगा और वो भी मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर की बात कोई नहीं सुनता और सारे लोग मेयर की बात मान लेते हैं कि ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है। अब गवर्नमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि साउथ कोरिया में एक वायरस फैल गया है और हम सब लोग को एक कैंप में रखा जाएगा। ये न्यूज़ आने के बाद पूरे शहर में मिलिट्री फैल जाती है और हर जगह आर्मी वाले होते हैं। अब सबको उनके घर से निकाला जा रहा था और उस कैंप में डाला जा रहा था।
हम देखते हैं कि WHO के हेड और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, मेयर और कुछ डॉक्टर्स मीटिंग करते हैं और डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें भी ये वायरस पकड़ सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे बोलते हैं कि हम तुम्हारा यहाँ अप्रूवल लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें ये बताओ कि इसके आगे इस वायरस को कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमें एक PCR टेस्ट करवाना होगा और सबको, जो लोग उस कैंप में हैं जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे में आएगी, और उसके बाद जो लोग ठीक होंगे उन्हें अलग कर दिया जाएगा। मतलब इन लोगों को 48 घंटे उसी कैंप में रखना होगा। अब इन सब चीज़ों के बीच में किम देखती है कि मीरू भी अब इन्फेक्टेड हो गई है और वो इस बात को किसी को भी नहीं बताती है। लेकिन तभी वहाँ जोंग आ जाता है और उसे ये बात पता चल जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें इसे अलग कर देना चाहिए, अगर तुम इसे अंदर ले गई तो इसकी वजह से और लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन किम नहीं मानती है और वो बोलती है कि मैं इसे अपने साथ रखूँगी, इसे हमेशा मास्क पहना कर रखूँगी ताकि कोई और इन्फेक्टेड ना हो सके। आखिर में दोस्तों, वो एक माँ होती है और माँ अपने बच्चे को अलग नहीं करती है, हम सभी जानते हैं। वो चाहती थी कि जितने भी दिन बचे हुए हैं उसकी बेटी के वो उसके साथ गुजारे। और फिर सुबह हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि पूरा शहर रुक सा गया है, हर चीज़ अपनी जगह पर खड़ी है और सड़ रही है। इधर आर्मी वाले मोनसाई को भी उसी कैंप में ढूंढ निकालते हैं और जल्द से जल्द उसके लिए एक अलग सा कैंप बनाते हैं जिससे कि उसका टेस्ट कर सके। और इधर हम देखते हैं कि WHO की हेड और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी अब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर बनाती है और बोलती है कि एक भी आदमी या एक औरत भी इस कैंप से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी यहाँ से बाहर गया तो दूसरे देश में भी ये वायरस फैल जाएगा। अब अगले दिन मीरू की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बार बार बेहोश होने लगती है। उसकी बॉडी पे भी उसी तरह के रेड रैशेस आने लगे थे और डॉक्टर किम बहुत कोशिश करती हैं उसे बचाने के लिए, वो गॉड से प्रे करती हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों इस वायरस का कोई भी दवा नहीं बनी थी। इधर मोनसाई का टेस्ट चल रहा होता है और एक टीम आती है, वो डॉक्टर किम को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट होती हैं। तो वो सभी डॉक्टर्स मोनसाई का टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे वायरस होने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ और वो इससे रिकवर हो चुका है। मतलब मोनसाई का जो ब्लड है उससे वैक्सीन बनाई जा सकती है और लोगों को बचाया जा सकता है। ये जानने के बाद डॉक्टर वीडियो कॉल के ज़रिए सीनियर डॉक्टर की परमिशन मांगते हैं कि हम मोनसाई के ब्लड से सीरम बनाना चाहते हैं। ये सुन के सीनियर डॉक्टर मान जाते हैं और परमिशन दे देते हैं और फिर ये लोग दोस्तों फाइनली सीरम बना लेते हैं। रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है जिसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है, एक उम्मीद जाग उठी है। लेकिन इस सीरम को सब में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर किम वो एक सीरम चुरा लेती हैं। वो जैसे ही वो सीरम अपनी बेटी को लगाती हैं वहाँ पर आर्मी और कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। वो सभी लोग डॉक्टर किम पर बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है, ये सब में वायरस फैला देगी। लेकिन हम देखते हैं कि किम अभी तक अपनी बेटी को यह वायरस लगा चुकी होती है और वो उस टाइम बेहोश होती है। तो मीरू को बेहोश देखकर वो आर्मी वाले और डॉक्टर समझते हैं कि ये मर चुकी है, इसलिए वो उसे ले जाने लगते हैं और अब किम को भी यहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है। इधर जोंग कैंप के बाहर आता है और किम और मीरू को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बहुत ही भयानक सा मंजर दिखता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके थे उन्हें उठाकर एक गड्ढे में डाला जा रहा था ताकि सभी लोग को जलाया जा सके और इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। जूंग भागकर उन बॉडीज़ के पास जाता है और मीरू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे जूंग परेशान होकर ज़ोर ज़ोर से मीरू मीरू चिल्लाता है। और फाइनली दोस्तों तभी उसकी नज़र एक बॉडी पर पड़ती है जो कि मीरू की होती है। वो उसकी पन्नी हटाता है और उसे गले से लगा लेता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मीरू अभी भी जिंदा है और इधर किम को होश आता है और वो भी अपनी बेटी को ढूंढना चालू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम एक बहुत ही इमोशनल सा सीन देखते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर जो कि अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे वो मिल जाती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो सोल्जर को पता होता है कि इस वायरस की अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है, इसलिए वो अपनी माँ को गले लगा लेता है क्योंकि उसकी माँ मरने वाली होती है। इसे देखकर सभी लोग जो उसके आसपास खड़े होते हैं वो उसे दूर करने लगते हैं और मारने लगते हैं। ये देखकर उसकी माँ बोलती है कि मेरे बेटे को प्लीज़ मत मारो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। और इधर जूंग मीरू को लेकर भागने लगता है, लेकिन एक आर्मी वाला उसे देख लेता है और उस पर फायरिंग करना चालू कर देता है। अभी तक गोली की आवाज़ सुन के वो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे लोग आर्मी वाले को मारना चालू कर देते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जोंग मीरू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किम को याद आता है कि उसकी बेटी मीरू के पास एक वॉकी टॉकी है, उसे बार बार वो मैसेज देने लगती है। तो इस वॉकी टॉकी से जोंग की आवाज़ आती है। वो किम को बताता है कि मीरू मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनसाई को अब एक कार से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है और उस कार में डॉक्टर किम भी होती है। वो लोग पार्किंग के रास्ते बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक झुंड आ जाता है
और वो सभी लोग उनकी कार पर हमला कर देते हैं। कार से वो मोनसाई को बाहर निकालते हैं और उसे चाकू से मारना चालू कर देते हैं। इनको लग रहा था कि इसकी वजह से उनके अपने लोगों की जान गई है, इसलिए वो सभी उसे मारना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर लोग उसे बचा लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यहाँ हम बाहर देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं जिनके हाथ में जानलेवा हथियार होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि मोनसाई अब गुजर चुका है, उसकी जान जा चुकी है। मतलब दोस्तों, वही अकेला बचा हुआ था जिसकी ब्लड से वैक्सीन बनाई जा सकती थी, और अब इन लोगों की गलती की वजह से वो भी मर चुका है। देखते हैं कि हाईवे पर सभी लोगों के बीच में भिड़ंत होना चालू हो जाती है और आर्मी वाले सभी बेकसूर लोगों पे गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। जब ये चीज़ प्रेसिडेंट देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि फायर करने का ऑर्डर किसने दिया। और वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने ऑर्डर दिए क्योंकि हमें बाकी लोग की जान बचानी है, नहीं तो पूरा कोरिया शहर ख़त्म हो जाएगा। अब इधर दोस्तों, किम प्रेसिडेंट से वीडियो कॉल के ज़रिए बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी मीरा भी अब रिकवर हो गई है और उसके खून से भी सीरम यानी कि वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये सुन के प्रेसिडेंट किम की बात मान जाते हैं और किम की बेटी को क्वारंटीन से बाहर निकालने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन एक अमेरिकन ऑफिसर और WHO वाले होते हैं जो कि इस बात से एग्री नहीं करते और वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर को डिक्लाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर एक भी बंदा क्वारंटीन से बाहर आया तो उस पर हम मिसाइल छोड़ देंगे, उन्हें गोलियों से उड़ा देंगे। लेकिन तभी प्रेसिडेंट गुस्से में अमेरिकन से बोलते हैं कि अगर मेरे आदमी को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी आर्मी से तुम्हारे सारे प्लेन को उड़ा दूंगा। लेकिन वो फिर भी प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते और हम देखते हैं कि सभी लोगों के बीच में मीरू आगे आ जाती है और उसे किम देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी आर्मी वाले उन पे गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। एक गोली आके किम के हाथ पर लगती है और फिर वहाँ पर जोंग भी भाग के आ जाता है और किम गोली की वजह से वहीं गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मीरू किम के सामने आ जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरी मम्मी को गोली मत मारो, प्लीज़ यहाँ पर गोली मत मारो मेरी मम्मी को। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद झुंड में जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि छोटी बच्ची खतरे में है, तो वो सभी लोग भाग कर आते हैं और किम मीरा को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। जब प्रेसिडेंट ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो सारे ऑर्डर को खारिज कर देते हैं क्योंकि आर्मी उनके कंट्रोल में होती है, ना कि अमेरिकन के कंट्रोल में। वो आर्मी से बोलते हैं कि कोई भी आदमी गोली नहीं चलाएगा और उसके बाद वो फिर से एक बार अनाउंसमेंट करते हैं जिनमें वो कहते हैं कि हम जल्दी से सीरम बना लेंगे, हमने आप लोग को खाने और रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है। और ये सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग हथियार वगैरह वहीं छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मीरा को डॉक्टर्स एक एम्बुलेंस से ले जाने लगते हैं ताकि उसके खून से सीरम बनाया जा सके। जाते जाते जीगू मीरू से बोलता है कि तुम बीमार लोगों की मदद करोगी तो गॉड तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम घबराना मत। और फिर वो चली जाती है। कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाता है पहले की तरह और फिर किम जोंग और मीरा एक फैमिली की तरह एक वैकेशन पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।